लाइट रेज इंसिडेंट तो होगी यहाँ से, लेकिन अगर ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल के साथ सटेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर जब लाइट का मोशन होता है तो रेज क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स, ठीक है। बेंड्स क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है। और यही अगर मान लो मैंने यहाँ पे डेंसर बनाया, फिर मैंने यहाँ पे रेयरर बनाया, ठीक है, तो ये नॉर्मल खींचे क्योंकि लाइट तो इंसिडेंट यहाँ पर हुई, तो ये अवे चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जब ये डेंसर टू रेयरर जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि रेज जो होंगी, हाँ, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये फेनोमेना दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हम यहाँ पे मीडियम की बात करें, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम योर रेयरर मीडियम, ओके, सो इट गेट रिफ्रैक्टेड टू द डेंसर मीडियम एंड द रेज बेंड टुवर्ड्स, बट जब डेंसर से रेयरर जाएंगी तो बेंड्स अवे, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें 2 मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। अब देखो इंपॉर्टेंट फेनोमेना जो कि आपके इसके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये डायरेक्टली एक एक्सपेरिमेंट के रूप में पूछ सकता है, इसके कॉज भी आ सकते हैं, एनीथिंग कैन बिकम। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हमने क्या किया कि ये बेटा एक ग्लास लैब है, ठीक है, शीशे का ग्लास लैब है। तो मैं देखो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक बाउंड्री है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दूसरी बाउंड्री है, ठीक है, आपके पास बेटा 2 बाउंड्रीज है। अब मैंने आपको ये कहा था कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और दूसरी चीज़ वो बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, 2 मीडियम्स होंगे। तो मुझे बताओ ये एयर है, तो इसका मतलब क्या किया, ये रेयरर मीडियम हुआ, जा ये कहाँ पे रहा है, ग्लास पे जा रहा है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हुआ। अब देखो जब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ तो टुवर्ड्स होगा कि नहीं, ओरिजिनल तो ये जा रही है, लेकिन देखो ये टुवर्ड्स हो गया। तो अगर मैंने इसको इंसिडेंट एंगल 1 बोला, इसको इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल 1 बोला, तो अब ये देखो इस बाउंड्री का काम खत्म। अब इस बाउंड्री पर आओ, इस बाउंड्री पर ये डेंसर हुई, ये क्या हो गई, रेयरर हो गई, ठीक है। अब इसके लिए तो ये इंसिडेंट हो गया, इसके लिए ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयर है तो अवे जाना पड़ेगा इसे। तो देखो ओरिजिनली तो उसे यहाँ पे जाना चाहिए था, बट ये गई कहाँ पर, यहाँ पर गई, अवे चली गई कि नहीं, हाँ। तो ये क्या हो गया, इसका I2 हो गया। अच्छा ये रे क्या हो गया, R2 हो गया ना, R2 बोलो या E बोलो, मैं अभी समझाऊंगी। R2 हो गया कि नहीं, रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम के जाने के वजह से, क्लियर है इतना। अब देखिए ये मेरा ओरिजिनल इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल, ये कहाँ, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, क्लियर है। तो जब ये इसकी को एक्सटेंड करो तो बताओ मुझे क्या मिला आपको, हाँ मैं पूछ रही हूँ, जब देखो ये हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, क्लियर, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे जब ये एक्सटेंड होते जा रहा है, तो आप मुझे बताओ ये हमारी फाइनली क्या है, फाइनली हमारे इस देखो यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ग्लास लैब है, ग्लास लैब मेरा क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जब पूरा काम हो गया तो ये मेरा ओरिजिनल है, ठीक है, और ये लास्टली पूरा काम करने के बाद जो रे निकली इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट। पूरा ओवरऑल रिफ्रैक्शन प्रोसेस के बाद रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है कि मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद टोटल जो काम धाम हो जाए उसके बाद जो रे निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, क्लियर। ये हम जब आपको प्रिज्म पढ़ाएंगे तब भी आपको मतलब ये चीज़ दिखाई देगा। सो ये इमर्जेंट रे हो गया, इसका मतलब ये एंगल क्या बनी, इमर्जेंट एंगल बनी। तो कभी भी बेटा जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए आप हमेशा ध्यान रखना कि इमर्जेंट, अगर मेरा ग्लास स्लैब है तो इसका मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर कभी कोई और इंस्ट्रूमेंट दे दे, 2 ग्लास स्लैब लगातार लगा दे, 2 कुछ और लगा दे, तो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है तो आप बता सकते हो कि कौन किसके लिए इंसिडेंट है, कौन किसके लिए रिफ्रैक्शन है, कौन सा इमर्जेंट है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो आपका दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल है वही आपका इमर्जेंट एंगल हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो ये निकल तो इमर्जेंट रे ये है, लेकिन ये तो हमारी ओरिजिनल वाली इंसिडेंट है, तो इसी को पूरा ग्लास स्लैब से पास करवा के स्ट्रेट बाहर निकलवाओ,
स्ट्रेट इसको बाहर निकलवाओ तो आपको पता है क्या दिखाई देगा, आपको इतना शिफ्टिंग दिखाई देगी, ठीक है। और ये रे दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती है। एक्सपेरिमेंट है, आप क्लास 11 में अगर फिजिक्स लिया तो आपको करना पड़ेगा, 11 नहीं 12th में करना पड़ेगा, बिकॉज 12th में ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं। अब देखो पैरेलल रेज जब होती हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये पैरेलल रेज होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसमें मतलब कि इंसिडेंट को ही जब हम एक्सटेंड करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे आपके इमर्जेंट रे के, तो हमें ये दिखाई देगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन लिख लोगे, मैं न्यूमेरिकल दिखा दूंगी अभी, और अगर इसके बीच में से कुछ भी एमसीक्यू टाइप का आ जाए तो आप कर लोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द एक्सटेंडेड बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट ऑपोजिटली, देखो पैरेलल फेस हो गए ना, ये जो आपका है ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है, ठीक है। तो ये पैरेलल फेसेस हो गए ना, पैरेलल फेसेस का जो रेक्टेंगुलर है इक्वल और ऑपोजिट हो गया, सो द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्लियर है, क्योंकि ऑपोजिट जो है बेटा, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि ये जो आपके इमर्जेंट रे और आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे पैरेलल क्यों है, कि ये जो दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो ग्लास स्लैब के हैं ना, जहाँ से लाइट की एंट्री हो रही है, जहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। सिंस ये आपस में पैरेलल है, इसलिए इमर्जेंट और इसमें जो क्या है, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी आपका पैरेलल हुआ। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किसे करता है, ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ द ग्लास, मतलब ग्लास स्लैब कितनी थिक है इस पर डिपेंड करेगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो डी की वैल्यू निकल रही थी ना डिस्प्लेसमेंट की, उस डी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है। अब आ जा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, जैसे इसके दो लॉज मेनली हैं। पहला लॉ तो आपका सेम टू सेम रिफ्लेक्शन का लॉ है। क्या बोलता है पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, बताओ। रिफ्लेक्शन का पहला रिफ्लेक्शन का and all the incident reflected ray and the normal lies on the same plane. हाँ, तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ और है कि एक तो ये प्लेन बनाएंगी, ये तो समझ में आ गया, एक तो ये प्लेन बनाएंगी। अच्छा, उस वक्त भी प्लेन बना रहे थे उस वक्त, लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम एक ही मीडियम में हो रहा था। इस वक्त मेरा सारा कार्यक्रम दूसरे मीडियम में होगा। क्लियर है। जब इस वक्त मेरा सारा कार्यक्रम दूसरे मीडियम में होगा तो इसका मतलब क्या है कि लाइट एंटर हुई, नॉर्मल खींचा, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये सबके सब इसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है, उसमें भी मेरा इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था। तो ये आप बोलोगे कि ये लॉ जो है बोलेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। बेटा ये आप जरूर लिखोगे ये लाइन, ऐसा बिल्कुल नहीं भूलना है। सो और उसमें क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द पॉइंट एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही कह रहे थे। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन दूसरा लॉ ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरे लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरा लॉ बताओ, या एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि स्नेल्स लॉ बताओ। दोनों ही रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ होते हैं। क्लियर। अब ये लॉ कहता क्या है कि जो रेशियो है, इसका रेशियो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट है। और मैं अभी बताऊंगी यही कांस्टेंट आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कांस्टेंट आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये, अच्छा देखो कलर का मतलब ही क्या होता है, क्रोम, याद रहे क्रोम। अब ये कलर होता किस लिए है, वेवलेंथ के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के कारण होता है। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना। क्लियर। अब देखो मैं ये कह रही हूँ कि मान लो मेरे पास कोई दो मीडियम है, तो दो मीडियम का अपना क्या होगा, रिफ्रैक्शन का जब प्रोसीजर होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, यानी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट भी रहेगा, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रहेगा। क्लियर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रहेगा। तो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है। और साथ ही साथ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, मैंने अभी बोला था, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, या आप बोलोगे कि ये स्पीड पर डिपेंड करती है। जब ये स्पीड पर डिपेंड करेगी तो आप बोलना कि अगर मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का निकाल रही हूँ, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो, दूसरे मीडियम का निकाल रही हूँ और इसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे रेस्पेक्ट, इन रेस्पेक्ट, और इसका हम फाइंड कर रहे हैं। ये लिखने का तरीका होता है बेटा। तो आप बोलोगे स्पीड किसका, पहले मीडियम का, अपॉन स्पीड किसका, दूसरे मीडियम का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा जब भी हम रेशियो ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि देखो जब ये जो है ये आपका रिलेटिव निकला है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं, जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज़। तो इसका इसीलिए देखो अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे।
देखिए कि अगर मेरे को बोला जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को, तो इसका मतलब क्या कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड वेलोसिटी होना चाहिए, तो हम क्या लेते हैं, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम स्पीड इन वैक्यूम, या आप करो इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय कोई मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये हम सीधा सीधा एक सिंपल सा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोले, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोले, और हमें दो मीडियम दिए हुए हैं, दो मीडियम, तो यानी कि आप किसी किसी बुक में म्यू से शो करता है दिखाओगे, या किसी किसी बुक में एन से शो करता है दिखाएगा, वो अपना जो सिम्बॉल है वो यूज़ कर रहा है। अब मान लो कि मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो मैंने एन लिख दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। ठीक है, ये होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसका फाइंड कर रहे हैं और इसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्ट टू। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे बताओ, स्पीड इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड इन मीडियम 1 करेंगे ना, स्पीड इन मीडियम 1। अच्छा, इन दोनों को तुम देख के ये नहीं कह सकते कि हम अगर 1 अपॉन n 1 2 कर दे तो मुझे क्या दिखाई देगा, n 2 1 दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा। तो बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसको ऊपर पूछ भी सकते हैं। रेसिप्रोकलिसिटी को ये फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकलिसिटी को फॉलो करते हैं। क्लियर है पहली चीज। तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में कांस्टेंट है, साथ ही साथ मैंने बोला साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर हो गया ना, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो है और ये सारी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्ट, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि एयर के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट निकल जाएगी, फिर जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम में निकालोगे तब वो ऐसे हो जाएगी। क्लियर, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके डायमंड का, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ठीक है, 2.42। अब जब हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब मीडियम आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है डेंसर, और डेंसर का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है काफ़ी हायर है, काफ़ी हायर वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे कि उसका डेंसर मीडियम है। और इसी का अगर मैं बोल दूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लोअर वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, बस ये यही चीज़ को बता रहा है कि कैसे बेंडिंग करेगा, अवे करेगा या टुवर्ड्स करेगा। अब ये डायग्राम देखिए क्या है, ये कह रहा है कि ये तो हम लोग बता दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी सेम नहीं होता है फिजिकल डेंसिटी के बराबर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि आपका स्फेरिकल लेंस। देखो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, ग्लास स्लैब पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्फेरिकल जो लेंस है, स्फेरिकल मिरर है, वो एक्चुअल में एक स्फेयर होता है मिरर टाइप का, उसका ही एक छोटा सा हिस्सा हम लोग स्टडी करते हैं, बोला था ना। इसी तरह स्फेरिकल लेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो और ये भी जब हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे सर्कुलर प्रिज्म के होते हैं, और वो भी हमारे एक सेक्शन का बना होता है। क्लियर है, क्या होता है, एक सेक्शन का बना होता है। अब ये जब दो सरफेसेस को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास फाइनली फिगर कैसा बनता है। अब क्योंकि हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बताना है तो हमें तो एक थिक टाइप की, थिकनेस टाइप की मटेरियल चाहिए ना। तो जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव ऐसे हो जाता है कि ऐसे हो जाएगा। बताओ, दो हमारे पास डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, दो किस्म के लेंसेज हम काट पीट के निकालते हैं आपके स्फेरिकल से। तो ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स और ये हो जाता है आपका कॉनकेव। ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट है, स्फेरिकल के ही पार्ट हैं। क्लियर, अब डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ना सी, ये क्या है, प्लानो कॉन्वेक्स, मतलब एक तरफ इसका प्लेन है और एक तरफ आपका कॉन्वेक्स नेचर है। ये टोटल कॉन्वेक्स है, तो या तो इसको कोई कहीं कहीं आपको बाई कॉन्वेक्स लिखा हुआ दिखाई देगा या कहीं का सिर्फ कॉन्वेक्स। तो हम लोग स्टडी भी करेंगे इसी को। क्लियर, ये आपका क्या है, प्लानो कॉनकेव, ये कॉनकेव है।
एक तरह आपका प्लेन है और एक तरह आपका कॉनकेव नेचर है, और ये आपका बाई कॉनकेव बोलो या सिंपल किसी बुक में आपको कॉनकेव दिखाई देगा। सो कुल मिला के हमें स्टडी क्या करना है, हमें एक ऐसे कॉन्वेक्स का स्टडी करना है और एक आपको ऐसे कॉनकेव का स्टडी करना है। क्लियर है? अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये जो आपका बेसिक्स सा लिखा हुआ है पीछे, इसको मैं आपको बता दूं, जब हम इस लेंस सिस्टम को आपके मिरर सिस्टम से मैच करवाते हैं ना, तो यहाँ पे जितने कार्यक्रम आपके कॉन्वेक्स लेंस के हैं वो सारे के सारे आप मैच करोगे कॉनकेव मिरर से, और जो आपके यहाँ पे कॉनकेव लेंस के हैं ना, वो सारे के सारे आप मैच करोगे किससे, कॉन्वेक्स। कि कॉनकेव मिरर का नेचर क्या, ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि ये डायरेक्टली आप ऐसा कभी लिखोगे कि नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है कॉनकेव मिरर के समान है, या कॉनकेव लेंस जो है आपके कॉन्वेक्स मिरर के समान है। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक टू मेक लर्न, या चीज़ों को याद रखना। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि ये रेज का के साथ क्या काम करती है। यानी कि मैं अगर आपको समझाऊँ ये चीज़ को, तो मैं ये कहूँगी कि सपोज करो मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब ये रेज जब यहाँ पर आएंगी तो आपके कॉनकेव, अरे सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर क्या करते थे, कॉन्वेक्स मिरर क्या करते थे, रेज को डाइवर्ज करते थे, डाइवर्ज करते थे, राइट। तो इसका रेज को क्या करें, लेकिन सेम टू सेम आपके जो कॉन्केव लेंस होंगे रेज को ये डाइवर्ज करेंगे, रेज को डाइवर्ज करेंगे, यानी कि इनका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लोगे, कॉन्वेक्स लेंस लोगे, तो कॉन्वेक्स लेंस में रेज क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में रेज आपका कन्वर्ज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि भाई कॉनकेव मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में भी आपके रेज क्या करते थे, कन्वर्ज ही तो करते थे, कन्वर्ज ही तो करते थे। ये चीज़ें सेम है, देखो मैं आपको सेम चीज़ों का बता रही हूँ। अब दूसरी चीज़ आप क्या नोट करोगे, दूसरी चीज़ नोट क्या करोगे, आपके जो कॉनकेव लेंस है वो आपका वर्चुअल इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी, ठीक है। लेकिन इधर क्या बना रहा था, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा था ना। सिमिलरली कॉन्वेक्स जो लेंस है, लेंस, ये भी लेंस ही है, ये क्या बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी, रियल, एक कंडीशन को छोड़ के ये रियल इमेज बनाएगी, जैसा सेम टू सेम आपके कॉनकेव मिरर में होता था ना। सो ये सब क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। डिसिमिलरिटीज़ भी हम देखेंगे, ये अभी और बताएंगे। तो कन्वर्जिंग और जो इमेज फॉर्मेशन है, और इवन जो पोजिशंस होते हैं ना, पोजिशंस भी में भी आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगी, सिमिलैरिटी दिखाई देगी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। सो पोजीशंस में भी आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगी। इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब है कि इन दोनों में आपके बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और बहुत सारी, बस देखो इसमें सब कुछ एक मीडियम की ही बात चल रही थी, इसमें हमारे सारी चीज़ें दो मीडियम्स की बात चलेगी, मतलब फोकस 2 होगा, सी 2 होगा, ठीक है, ये सारी बात। और इन 2 होने के वजह से ही हमारे पास क्या आ जाएंगी प्रॉब्लम, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करेंगे, किसको, वी और यू को, वी और यू को पॉजिटिव नेगेटिव की समस्या आएगी। और क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से पता होगा तो आपको समस्या फेस भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो मैं एक चीज़ और बताऊंगी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो आपका सिंपल एक कॉन्वेक्स है और ये एक सिंपल सा कॉनकेव है, टिपिकल जो जनरली हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा कि इसके एंड पार्ट्स जो है वो थिन है और मिडिल पार्ट जो है वो थिक है कि नहीं। कॉर्नर्स जो इसके हैं थिन है और जो मिडिल पार्ट है वो इसका थिक है। सिमिलरली अगर मैं इसका एनालाइज करूं तो हम देखेंगे भैया इसका कॉर्नर पार्ट जो है थिक है, बट मिडिल पार्ट जो है वो क्या है, थिन है ना। ये कॉर्नर्स है और ये इसका मिडिल पार्ट है, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। इसलिए इस आपके स्लाइड में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, थिन कर रहा है फ्रॉम द कॉर्नर्स, जबकि ये थिक कर रहा है फ्रॉम द कॉर्नर्स। ये थिक कर रहा है सेंटर पर, ये थिन कर रहा है सेंटर पर। ये कन्वर्जिंग बता रहा है, ये डाइवर्जिंग बता रहा है। क्लियर है ना। अब देखो इस डायग्राम, ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है कि आपका जो लेंस सिस्टम है, ये सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताया कि अगर ये क्या है, ये देखो ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, और ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है। तो ये हम इसको अगर मान लो मैंने एक्सिस बता दिया, इसको ऑप्टिकल सेंटर बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मुझे 2 मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मीडियम 1 पर बाउंड्री बन रही है और यहाँ पर मीडियम 2 पर बाउंड्री बन रही है। तो मीडियम 1 मीडियम 2 वापस मीडियम 1, तो कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें बेसिक सी है, आप अपना बेस क्लियर रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने देखो बोला था आपको कि हमें 2 फोकस मिलेंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे। तो ये अगर लिख दिया 2F1, तो क्या मैं इसको C1 भी लिख सकती हूँ या R1 लिख सकती हूँ, इसको भी मैं वही लिख सकती हूँ, C2/R2 लिख सकती हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो R,
या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो, C2, कुछ भी से शो करो, ये तो बुक में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल है। और ये हमें रिलेशन पता है कि R = क्या होता है, 2F होता है, ये मुझे पता है। ओके, नाउ सी रेस क्या कर रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये इसके पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियस ही बात है पहले तो वो भीतर घुसेगी इस सेंटर पर। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत थिन लेंसेज ली गई हैं, ऐसा नहीं है कि मोटा चौड़ा तगड़ा लेंस लिया गया है, ठीक है। अगर ऐसा लिया जाता ना तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन ये डायरेक्ट सेंटर पर नहीं आप ऑब्जर्व करते, आप चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स से ऑब्जर्व कर पाते, तो हम लोग काफ़ी थिन सा लिए हैं, ठीक है। जितना मोटा लेंस होगा ना उतना ज़्यादा ऑप्टिकल एब्रिविएशंस आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एरर एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी क्या है कि ये इस पर इंसिडेंट किया, ठीक। अब ये क्या करेगा, हमने पता था कि भाई कॉन्वेक्स लेंस पहली बात कन्वर्ज करता है, और रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो फोकस से होकर जाएगी, ये तो हमें पता है। लेकिन बात ये है कि ये दूसरे साइड के फोकस से जाएगी, क्योंकि पहले साइड के फोकस में उसको जाना नहीं है, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन में लाइट एंट्री होती है और फिर वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम से आगे बढ़ जाती है, ये हम लोग को पता है। तो हमने अपने बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने याद नहीं किया, हमने बोला कि अगर रेज पैरेलल आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये फोकस से होकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना ये डायग्राम? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने बोला कि ये किससे होकर गुजरी, बताओ, ये तो इसका फोकस है, तो ये फोकस से होकर गुजरी, और मतलब ये इंसिडेंट रे है, याद रखना ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बोला कि लाइट जब इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन ये फोकस से आई है तो मुझे पता है फोकस से आने के बाद चीज़ें क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है आपके ऑप्टिकल एक्सिस से। देखो ये और ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस, अरे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है, और यही तो हम लोग तब से किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बोला कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ तो लाइट रेज जो ये इंसिडेंट है ना, अगर इंसिडेंट रे पड़ी आपके ऑप्टिकल सेंटर पर तो वो बिना डेविएट होके आगे निकलती है, क्या होती है, बिना डेविएट होके आगे निकलती है। हाँ, ये ध्यान रखना। ये जैसे कि याद करिए जब सी से रेज इंसिडेंट होती थी तो वो उसी पाथ को ही ट्रैवल करती थी, वो कोई बिना इधर उधर किए। क्लियर है? तो हम लोग वही चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस किए कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है तो बिना इधर उधर किए वो आगे बढ़ गई। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला मुझे समझाइए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है बेटा कि रेज हमेशा इसी के ही पैरेलल है, ऑप्टिकल एक्सिस के ही पैरेलल है, ठीक है, और किसी एंगल पर भी पैरेलल आ सकती है, बट दे आर कमिंग सच लाइक दिस वे। अब ये जिस रिफ्रैक्शन होगा तो अगर मैं इस पर नॉर्मल खींचूँ तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है, और ये आपके टुवर्ड्स जाके थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है, और ये जब इसी के पैरेलल आया, लेकिन ये जा कहाँ से रही है, ऑप्टिकल एक्सिस से जा रही है, तो ये बिना डेविएट होकर जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर दो रेज जो आपके रिफ्रैक्टेड, जैसे कि उसमें रिफ्लेक्टेड रेज ही केवल इमेज बना देती थी, ऑब्वियस ही बात है इसमें भी रिफ्रैक्टेड रे ही इमेज बनाएगी। तो इन दोनों ने इन्वर्टेड इमेज बनाया, लेकिन रियल इमेज बनाया, और कहाँ पर बनाया, फोकस पर बनाया, क्योंकि ये फोकस पर ही बनेगी। पैरेलल रेज जब भी आएंगी आपके ऑब्जेक्ट से वो आपको फोकस पर कट आपका इमेज बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट को खींच, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखो, इसका मतलब ये R1 है और इसका मतलब ये R2 है, यानी कि आप कह सकते हो कि भैया बियॉन्ड सी है, ठीक है, इन्फिनिटी से थोड़ा पास, क्योंकि जैसे जैसे हम लेंस के पास जाएंगे इमेज वैसा वैसा दूर होता जाएगा। अब देखो हमने बियॉन्ड सी रखा तो ऑब्वियस ही बात है बियॉन्ड सी का उधर क्या था, F और C के बीच में था ना, तो देखो ये F और C के बीच में पैरेलल तो रेज आई, जाना तो है उसे फोकस से, पर वो आगे बढ़ गई। अब देखो दूसरी वाली मैं ऑप्टिकल सेंटर पे ले जाऊंगी बिना डेविएट होके, तो कटेंगी कहाँ पर, यहाँ पे कटी, यानी कि F और C के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहाँ मिला, दो रिफ्रैक्टेड रेज का F और C के बीच में मिला, और हम देखेंगे कि हमारे पास रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, पर साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। क्लियर है ना? हाँ, अब ये वाला क्या कह रहा है भाई, ये वाला भी देखो, रेज को हमने सी पर रखा, तो हम तब से इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि जब सी पर होगा तो सी पर ही बनेगा, सी पर है तो सी पर ही बनेगा, और सी पर ही बनेगा तो वो क्या आएगी, रियल होगी, सेम हाइट की होगी, ठीक है, डिमिनिश डिमिनिश नहीं, अब ये सेम हाइट की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बनेगी भी सेम सी पर। अगर इधर के सी से आ रही है तो उधर के सी पर ही बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्या है, अब देखो, अब हम F और C के धीरे धीरे पास आ रहे हैं ना, तो देखो धीरे धीरे दूर जाएगा। अब मैं अगर F और C के बीच में ऐसे रेस को छोड़ूं तो देखो पैरेलल फोकस से होकर तो जाएगा, और दूसरा वाला ऑप्टिकल एक्सिस, लेकिन देखो बनेगी कहाँ, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C बनी, यानी कि बियॉन्ड आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। ये आपका C है और C1 है, और ये आपका C2 है, तो बियॉन्ड C2 बनी, ठीक है, क्लियर है ना?
और ये इनलार्ज भी होगी, क्या होगी, इनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बता रहा है कि भैया फोकस पर रख दिए, लेकिन फोकस पर रखने पर इमेज क्या हो जाएगी, पैरेलल रेस पर ही जाएगी और काफी हाईली इनलार्ज होगी, जो कि मैं देख नहीं रही हूँ। इन्फिनिटी पर बने मुझे कैसे दिखाई देगा। नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वाला भी वैसा ही केस है। कैसा केस है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि वर्चुअल वाला दूसरे जगह पे बनेगी। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि जब हम लेंस मिरर्स की बात कर रहे थे और मैंने कहा कि वर्चुअल बन रही है, तो वो दूसरे साइड पर जाके बन रही है, यही बताया था। लेकिन अब रिफ्रैक्शन में तो दूसरा साइड पर ही रियल इमेज बनती है, तो फिर ये कैसे वर्चुअल का मीडियम का चक्कर कर रहे हैं। तो जब इसमें हम लोग मीडियम बदलेंगे, यानी कि वर्चुअल बनाएंगे, कहने का मेरा मतलब है वर्चुअल बनाएंगे, तो मुझे सेम साइड पर इमेज मिलेगा। और जब मुझे लेंस सिस्टम में सेम साइड पर ही इमेज बन रहा है, मतलब जिधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है उधर पर ही इमेज बन रहा है, इसका मतलब ही वो वर्चुअल ही बना रहा है। इसका मतलब वो क्या बना रहा है, वर्चुअल ही बना रहा है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे बेटा जी कि देखो यहाँ से इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ठीक है, हमने किस पे रखा, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो मेरा इमेज कहाँ बना, देखिए सेम साइड पर वर्चुअल बना, ठीक है, सेम साइड पर वर्चुअल बना, लेकिन वो एक्सटेंडेड इमेज से बना। कैसे इमेज से बना, एक्सटेंडेड। तो ये इसका क्या है, लास्ट वाला केस है। अदर्स आपके जहाँ से लाइट आ रही है उसी सेम पोजीशन पर बनेगी। देखो सेम साइड ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट। नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड तो होगा नहीं, वर्चुअल इमेज बना रही है। साइज क्या होगी, काफ़ी इनलार्ज होगी। साइज क्या होगी, काफ़ी इनलार्ज होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हमें स्क्रीन पर, देखो जब हमें स्क्रीन पर इमेज मिल रहा है तो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। और जब हमें स्क्रीन पर इमेज नहीं मिल रहा है तो वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। उसे हम एक्सटेंड वगैरह करवा के, ताम तिकड़म करवा के इमेज को प्राप्त करते हैं। वी ऑब्टेन्ड आवर इमेज। क्लियर है ना, क्लियर है। ओके अब हम लोग कल जो देखेंगे कॉनकेव लेंस को देखेंगे।